स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ के आज के सेशन में। दोस्तों, एक समय पे इंडिया से हीरे को लूटा गया था और अगर आज बात करें तो चप्पल या जो सैंडल्स और फुटवेयर है उसको स्टील किया जा रहा है इंडिया से। ये किस तरीके से हो रहा है आप इसको समझिए कि कोल्हापुरी चप्पल जो महाराष्ट्र में बनता है ये 1000 रुपए में बन जाता है, आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो प्राडा सेम डिजाइन के चप्पल को, फुटवेयर को 1 लाख में बेच रहा है। मतलब इतने ज्यादा सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस पे बेचना। और डिजाइन कहां से इंस्पायर्ड है? इंडिया से, कोल्हापुरी चप्पल से। तो ये जो एक्चुअल में आर्टिसन है, जो मेहनत कर कर अपनी क्रिएटिविटी से इस चीज को क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो भी हार्डवर्क है उसके लिए ना इन्हें कोई कंपनसेशन है ना कोई क्रेडिट दिया जाता है। तो इसी के बारे में आज समझेंगे कि कैसे लग्जरी ब्रांड्स, एक प्राडा की बात हुई और बहुत सारे जो लग्जरी ब्रांड्स हैं ये किस तरीके से इंडिया से स्टील कर रहे चीजों को। जो हमारा आईपी है, हमारा जो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स है, ये सारी चीजों को ब्रीच कर कर किस तरीके से इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है या इसका वायलेशन किया जा रहा है, इसी के बारे में समझेंगे। तो अगर आप देखेंगे प्राडा और कोल्हापुरी चप्पल की जो कंट्रोवर्सी है, जो सोशल मीडिया के आउटरीच से इतनी बाहर आई, तो उसमें हमको समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स छपे हैं जो उस तरीके से अक्यूज कर रहे हैं प्राडा को कि ये तो कोल्हापुरी चप्पल है, इसको ये यूज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि मिलान फैशन वीक का एक उस तरीके से फेस्टिवल था, मतलब बिग 4 फेस्टिवल्स होते हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और मिलान जो कि इटली में, तो ये जो 4 फेस्टिवल्स होते हैं इसमें सारे जो भी जो फैशन ब्रांड्स होते हैं वो सब आते हैं, अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और इंटरनेशनली जो क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं और उस तरीके से प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो एक तरीके से एक्सपो होता है फैशन डिजाइन और इन सारे प्रोडक्ट्स का, इन क्राफ्ट्स का। लेकिन वहीं पे जब वॉक हो रहा होता है तब हमको पता चलता है कि ये जो डिजाइन है, जो प्राडा उस तरीके से शो कर रहा है, इनके जो मॉडल्स चल के शो कर रहे थे, ये तो कोल्हापुरी चप्पल है। तो उसमें पता चलता है कि 1.2 लाख का ये सैंडल है। उसमें अगर आप फर्दर देखेंगे तो इसको रीब्रांड कर दिया, डिजाइन तो हमारे ही है, उसको रीब्रांड कर दिया, उस तरीके से इतने महंगे प्राइस में बेचा, उसका प्राइस टैग इतना महंगा था। उसी के साथ में कोई मेंशन नहीं है कि ये इंडियन ओरिजिन है, मतलब कॉपी भी कर लिया और एक कोई क्रेडिट ही नहीं है। अगर हम यूट्यूब पे किसी भी चीज को यूज करते किसी और क्रिएटर की, तो एटलीस्ट हम क्रेडिट तो देते उन्हें। ये यहां पे भी नहीं देखने, ये चीज भी नहीं देखने को मिला हमको यहां पे। अगर आप आगे देखेंगे तो जीआई टैग, मतलब 2019 में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला था। इसका मतलब क्या होता है कि कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र में बनती है, ये एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया है, वहां पे बनती है। तो वहां पे जो भी प्रोड्यूसर है उनके अलावा कोई और अगर वैसा डिजाइन का चप्पल या कोई भी चप्पल बनाता है तो उस नाम को यूज नहीं कर सकता। मतलब कोल्हापुरी चप्पल जो है ये उस तरीके से उसका जो नाम है वो अभी उनके लिए निर्धारित कर दिया गया है और कोई उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो उस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है उन आर्टिसंस को जो अपने एक तरीके से हैंडक्राफ्ट से वो सारी चीजों को बनाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनको बहुत मिनिमल वेजेस मिलते हैं और प्राडा इसको किस प्राइस में बेच रहा है? 1 लाख में, मतलब सिग्निफिकेंटली हाई, मतलब 100x प्लस आप देखेंगे उस तरीके से प्राइस में उसको बेचा जा रहा है। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं इस चीज को आगे लाती है कि कल्चरल थेफ्ट जो इंडिया से पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, ये और उजागर हो गया है। अगर इस चीज को समझे तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एक तरीके से इंडियन जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका, क्योंकि हमारे डिजाइन को कॉपी किया जा रहा है, हमें कोई क्रेडिट और कॉम्पनसेशन भी नहीं है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो उसमें समझ में आता है कि मैसिया, दैट इज महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इसके जो प्रेसिडेंट है ललित गांधी जी, ये और उन्हीं के साथ में संभाजी छत्रपति जो कोल्हापुर रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, ये दोनों प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज के अगेंस्ट में कि कोल्हापुरी जो ये कंट्रोवर्सी हुई कोल्हापुरी चप्पल और प्राडा की, उसके बाद में पूरे सोशल मीडिया के आउटक्राई की वजह से प्राडा को ओपनली आकर इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये जो है इंडियन ओरिजिन का है और इन्होंने इस डिजाइन को उस तरीके से इंस्पिरेशन लिया है। ये चीज होता है और उसके बाद में जब प्राडा अपना साइलेंस ब्रेक करता है तो फिर समझ में आता है कि इनके जो ओनर है लॉरेंजो बर्तेली, अगर आप देखेंगे ये उस चीज को एडमिट करते हैं एंड उसी के साथ में ये अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ इंडियन कल्चर से उस तरीके से लिया गया है उसको। और उसी के साथ में कहते हैं कि डिजाइन को हमने फाइनलाइज नहीं किया, ये तो दिखाने के लिए था, इसको कमर्शियलाइज करेंगे नहीं करेंगे कुछ डिसीजन ही नहीं लिया गया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जो भी इसके क्रिएटर है जहां से भी इंस्पायर किया गया उनसे बातचीत करके ये चीज कर लेंगे। मतलब एक तरीके से टाल दिया गया और सॉफ्ट वे में उस चीज को कॉर्नर कर दिया गया। लेकिन ये चीज को हटा नहीं देता है क्योंकि जो कल्चरल थेफ्ट है ये तो है ही है। मतलब फैशन इंडस्ट्री जिस तरीके से कल्चर का अप्रोप्रिएशन करता है और उसको यूज कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए, ये तो एविडेंटली दिखता है। अगर आप उसमें फर्दर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बर्तेली है इनकी मदर जो मिसेस प्राडा है जिनके नाम पे ये फर्म है, उस तरीके से है उनके फादर मिस्टर बर्तेली थे। तो इनके सन है जो अभी ओनर है उस तरीके से चला रहे हैं, उनका ये वर्डिक हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में कल्चरल अप्रोप्रिएशन की बात सामने आती है कि एक कल्चर है
वो किसी तरीके से कोई डिजाइन को बना रहा है, उस डिजाइन को कोई और दूसरी जगह पे कॉपी कर दिया जाता है और इसका जो क्रेडिट है, जो असली हकदार है, उसको दिया ही नहीं जाता है। उससे कहा ही नहीं जाता है कि हमने आपसे इंस्पायर्ड होकर एक कुछ नया चीज बनाया। ये चीज नहीं होती है। तो इसे कहते हैं कल्चर को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। और ये साउथ एशिया में, इंडिया के साथ में बहुत देखने को मिलता है। जो डोमिनेंट नेशंस होते हैं, डोमिनेंट फर्म्स होती है, ये जो लेस डोमिनेंट या फिर छोटी मोटी जो फर्म्स होती है उनके साथ बिल्कुल करती है, और जो डेवलपिंग नेशंस है उनके साथ देखने को मिलता ही है। ये चीज है। उसी के साथ में देखेंगे कि जो एलिमेंट ऑफ कल्चर हिस्टोरिकली जो ओप्रेस्ड है, उसी के साथ जो कॉलोनाइज सोसाइटी है, ये एक तरीके से इसके विक्टिम बन जाते हैं, और जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो उससे बेनिफिट करते हैं। तो इसमें कोई कंसेंट नहीं होता, कोई एट्रीब्यूशन नहीं होता और कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता। ये बात आ जाती है। उसी के साथ में देखेंगे कि सिर्फ प्राडा अकेला फर्म नहीं है जिसने किया है, गुची ने भी पास्ट में किया है। अगर आप देखेंगे गुची 2.5 लाख का इंडियन कुर्ता, मतलब इंडियन कुर्ते जैसा दिखने वाला एक फैब्रिक को गुची 2.5 लाख में बेचता है। बहुत सारे इस तरीके से आर्टिकल छपे थे। अगर उसका नाम देखेंगे तो फ्लोरल कप्तान के नाम से बेचता है। आप गूगल करेंगे आपको समझ में आएगा कि वो 2.5 लाख का है। उसी के साथ में आप देखेंगे किस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स भी थे। किसी ने कमेंट किया था कि ये सरोजनी मार्केट में 500 रुपए का मिल जाता है, जिसको 2.5 लाख में बेचा जा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो लुई विटॉन पे भी उस तरीके से एलिगेशंस लगते हैं कि ये कैफिया स्टाइल स्कार्फ को बना के बेच रहे हैं, जो कि पैलेस्टीनियन ओरिजिन से है, लेकिन कोई क्रेडिट नहीं किया जाता है। सिमिलरली अगर फर्दर देखेंगे तो ये जो है 60,000 का बेचा जा रहा है, इसको 60,000 का उस तरीके से लुई विटॉन उसको बेच रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं कि साउथ एशियन जो कल्चर है उसको अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। मतलब ये अगर आप ड्रेस देखेंगे तो ये इंस्पायर्ड है इंडियन लहंगा से, ये इंडियन लहंगा से इंस्पायर्ड है, लेकिन कोई क्रेडिट वैसा कुछ भी नहीं दिया गया है। सिमिलरली अगर आप फर्दर इस चीज को देखेंगे तो इंडिया की जो लुंगी है, अगर आप देखेंगे कि ज़ारा इस लुंगी बेस्ड डिजाइन को उस तरीके से फैब्रिक से ये ट्राउजर बनाती है, और फर्दर देखेंगे तो ये तो इंडिया की लुंगी से इंस्पायर्ड है, और उसको कितने में बेचा जा रहा है? 6,000 का। मतलब 6,000 की लुंगी बेची जा रही है, और एक्चुअल में इंडिया में आपको ये 100-200 की मिल जाएगी। तो उस तरीके से तो कैसे ब्रांड्स लक्जरी ब्रांड्स इन सारी चीजों को रीमॉडल कर अपने नाम को यूटिलाइज कर बड़े बड़े प्राइसेस पे बेचते हैं और कंज्यूमर को बेवकूफ बनाते हैं। उसके साथ साथ जो एक्चुअल उसके प्रोड्यूसर है उन्हें कोई क्रेडिट ही नहीं देते, कोई कॉम्पनसेशन ही नहीं देते। वो चीज समझ में आती है। अगर आप बुल्गारी की बात करेंगे तो इनका जो मंगलसूत्र कंट्रोवर्सी हुआ था कि मंगलसूत्र इंडियन ओरिजिन है और उसी से इंस्पायर होकर ये अपने डिजाइन इस तरीके से बनाते हैं। अब उसके बेसिस पे भी कोई क्रेडिट नहीं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। ये सारी चीज समझ में आती है। उसी के साथ में आप देखेंगे तो हम्स जो सारी इंस्पायर्ड स्कार्फ्स बनाता है, अब ये भी इंडियन हेरिटेज से इंस्पायर्ड है। सिमिलरली फर्दर एग्जांपल देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी 2016 में कि गुची का जो टर्बन था, मतलब टर्बन सिख कम्युनिटी वेयर करती है, सिख कम्युनिटी में उस तरीके से मेल जो होते हैं वो इसे वेयर करते हैं। अगर आप देखेंगे इन व्हाइट मॉडल्स को उस तरीके से ये टर्बन पहनाकर उस तरीके से शो किया जा रहा है। एंड इसमें क्या समझ में आता है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे सिख पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उन्हें कम समझा जाता है, मतलब माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, बिलिटल किया जाता है उनके कल्चर को। और जब ये चीज हो रहा है और आप इस तरीके से उन्हीं के कल्चर के एक पार्ट को यूज कर रहे हैं व्हाइट मॉडल पे, तो कहीं ना कहीं आप वहां पे तो बिलिटल कर रहे हैं लेकिन इनके कल्चर को इस तरीके से शोकेस कर रहे हैं। तो यहां पे एक तरीके से ये देखने को मिलता है कि व्हाई नॉट सिख मॉडल को क्यों नहीं यूज किया गया इस चीज में। तो सेम चीज ये रिफ्लेक्ट होती है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये फैशन जो इंडस्ट्री है इसमें भी बहुत बखूबी से देखने को मिलता है। और कल्चरल अप्रोप्रिएशन की बात करें या हिस्टोरिकली जिस तरीके से कॉलोनाइज किया गया था, जो विक्टिम्स हैं आज के, जो भी कल्चरल अप्रोप्रिएशन के विक्टिम हैं, कहीं ना कहीं ये हमको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलता है ये सारे ब्रांड्स के माइंडसेट में और इनके अप्रोच में। उसी के साथ में अगर अल जजीरा का उस तरीके से रिपोर्ट था कि गुची ने $790 का ये टर्बन बेचे, मतलब 60,000 की टर्बन को बेच रही है। कैन यू जस्ट इमेजिन इतने हैवी, इतने हाई प्राइसेस पे। उसी के साथ में आप देखेंगे तो क्रिश्चियन डियोर है, ये अजरक मोटिफ, मतलब गुजरात का अगर आप देखेंगे हैंडीक्राफ्ट है, उस तरीके से ये हैंडीक्राफ्ट को ये क्रिश्चियन डियोर कमर्शलाइज करता है, उसको यूज करता है और कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। सिमिलरली आप देखेंगे कि ज़ारा का जो बोहो कलेक्शन है उसमें आप बात कर लीजिए बांधनी की, आप बात कर लीजिए लहरिया की या मिरर वर्क की, ये सारे यूटिलाइज किए जाते हैं लेकिन क्रेडिट कंपनसेशन नहीं देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप फर्दर देखेंगे इंडिया के आर्ट को, योगा को, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को या हैंडलूम्स को, इन सभी चीजों को अप्रोप्रिएट किया जाता है लेकिन ड्यू कंपनसेशन नहीं देखने को मिलता है। आप देखेंगे हल्दी दूध जो इंडियन ओरिजिन है, मतलब आप देखेंगे हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको टर्मरिक लाटे बना के यूज किया जाता है और कोई क्रेडिट और कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके से ब्रांड्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। अब इससे दिक्कत क्या होता है कि जो हैंडीक्राफ्ट और जो भी आर्टिसंस है, जो अपनी मेहनत से इतने सालों से जो लेगेसी को कैरी कर रहे हैं अपने फोर फादर की, और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं उस हैंडीक्राफ्ट को, कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट नहीं होता है। और आप देखेंगे वो इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से ड्विंडल होती जा रही है। अगर आप देखेंगे लेट्स से कोल्हापुरी चप्पल की बात कर लीजिए, कितने लोग बचे हैं
आप पाएंगे 15 से 20 हजार आर्टिसन है कोल्हापुरी चप्पल के, बहुत कम है, लेकिन हम उस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि बहुत बढ़िया डिजाइन, अगर बहुत बढ़िया डिजाइन है तो क्रेडिट और कॉम्पनसेशन देंगे तभी तो ये चीज प्रमोट होगी, नहीं देंगे तो कैसे प्रमोट होगी। उसी के साथ में हमको समझ में आता है कि फैक्ट्री मेड इमिटेशंस होते हैं, मतलब डुप्लीकेट बन जाता है, उस तरीके से फैक्ट्री में बहुत जल्दी बन जाता है, तो ये जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी वैल्यू ही नहीं बचती है मास प्रोडक्शन की वजह से। ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उस तरीके से हैम्पर किया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या फैशन सही में कल्चर अप्रोप्रिएशन कर रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जेन्युइनली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है। अगर आप ग्लोबल एग्जांपल्स को देखेंगे तो समझ में आएगा। ये तो हमने इंडिया के एग्जांपल्स देखे किस तरीके से इंडिया को से ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन और ये स्टीलिंग हो रहा है। अगर ग्लोबल एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गिगी हदीद की अगर बात करें तो जो मार्क जैकब्स ब्रांड है उनके बारे में देखेंगे तो उनका उस तरीके से एक शूट था जिसमें ड्रेडलॉक्स को यूज किया जाता है। ड्रेडलॉक्स मतलब ये जो हेयर स्टाइल आप देखेंगे ये ब्लैक लोग उस तरीके से वेयर करते थे, उनके प्राइड का एक पार्ट होता था, लेकिन व्हाइट मॉडल्स को उस तरीके से ये पहनाना, उस तरीके से शूट करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि रेशियल जो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो दिस इज पार्ट ऑफ ब्लैक पीपल। आप ये व्हाइट पीपल पे उस तरीके से शोकेस कर रहे हैं और इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द ब्लैक पीपल। आपको जब डिस्क्रिमिनेशन करना होता है तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन जब ये आइडेंटिटी की बात आती है, उनके जो भी कल्चर का पार्ट है उसको उस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस प्रैक्टिस के लिए और अपने बेनिफिट्स के लिए, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे तो विक्टोरियाज सीक्रेट कि अगर आप देखेंगे नेटिव अमेरिकन के जो हेड्रेसेस होते थे, इनका ये जो पार्ट है जो सिर पे उस तरीके से पहना जाता था, सेम अगर आप देखेंगे ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है। विक्टोरियाज एंजल जो ब्रांड है वो उस तरीके से इसका फैशन में शूट करते हैं। सिमिलरली क्रिश्चियन डियोर अगर आप देखेंगे तो समझ में आता है मैक्सिकन हॉर्स वुमेन का जो अटायर है ये मैक्सिकन ओरिजिन है, हॉर्स वुमेन का जो अटायर है सेम क्रिश्चियन डियोर उस तरीके से जेनिफर लॉरेंस से फोटोशूट कराकर उसको यूटिलाइज करता है अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए। तो ये सारा पार्ट है कल्चरल अप्रोप्रिएशन का। आप देखेंगे इसाबेल मैरेंट की अगर बात करें तो मैक्सिको में इनको बैकलैश फेस करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मैक्सिकन जो कम्युनिटी है, माइक्स कम्युनिटी मैक्सिको में जो कि ओक्साका रीजन में रहते हैं, इनके आइडेंटिकल उस तरीके से ये जो टॉप है ये हमको देखने को मिल रहा है, सेम डिजाइन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन को उस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे मैक्सिको के ये वाले पार्ट में ये कम्युनिटी रहती है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि उस तरीके से कल्चरल अप्रोप्रिएशन होता है। उसी के साथ में बहुत सारे आर्टिकल थे कि इंस्पिरेशन है या प्लेजरिज्म है, एक तरीके से पूरी तरीके से कॉपी कर दिया गया है हमारा जो भी हैंडक्राफ्ट है। तो अभी समझने वाली ये बात हो जाती है कि ये लग्जरी ब्रांड्स स्टील क्यों कर पा रहे हैं। मतलब इतना आसान है क्या किसी भी प्रोडक्ट को स्टील करना? क्या कोई लेजिस्लेशन या कोई कानून नहीं है जो इनको रोकता हो? क्या आईपी राइट्स या जीआई कहां चले गए? वो सारी चीजें तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला कारण कि ये इंडिया से कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे डाइवर्सिटी बहुत है और उस तरीके से हमारे जो भी डिजाइन है वो टाइमलेस डिजाइन है और बहुत ही हमारे हिस्ट्री में उस तरीके से रूटेड है। उसी के साथ में इंडिया जो ये डाइवर्सिटी है उसका एक ट्रेंड सेटर है, तो उस वजह से बहुत डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स उनको मिल जाता है, तो यहां से ये चीजें इंस्पायर्ड होती है। दूसरा कारण मिल जाता है कि यार जो लीगल प्रोटेक्शन है, अगर आप आईपी की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, कि किसी के दिमाग के से क्रिएशन हुआ है लेकिन उसका जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दिया जा रहा है ना, वो चीजें। उसी के साथ में जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे हमने बात की कि एक रीजन है वहां का वो प्रोडक्ट है तो वहां पे वो जाना जाएगा उस चीज को लेकर, और कहीं पे उसका नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जो चीज है इन दोनों पे ही प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। सिमिलरली इंटरनेशनल जो एनफोर्समेंट होना चाहिए वो भी नहीं है। अगर आप विपो को देखेंगे, आप डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट को देखेंगे, सभी में फेलियर देखने को मिलता है और ऐसा कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट ही नहीं है जो पूरी तरीके से हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क में इसको कवर करता हो और उस तरीके से हेल्प करता हो कि इंश्योर किया जाए कि यार इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो दिक्कत आ जाती है। अगर आप देखेंगे कि कोल्हापुरी जो चप्पल है, अभी की जो कंट्रोवर्सी है उसमें क्या होगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, प्राडा कोई कॉम्पनसेशन नहीं देगा, जो मिलेगा वो खाली क्लेम मिल जाएगा कि हाँ ठीक है हमने, आप एक तरीके से क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है कि प्राडा ऐसे क्रेडिट दे देगा कि हाँ इंडिया के जो कोल्हापुरी चप्पल है वहां से इंस्पिरेशन लिया है। कॉम्पनसेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि समझ में आता है कि जो आईपी राइट्स होते हैं ना ये इंडिविजुअल पे होते हैं, इंडिविजुअल एंटिटी, किसी इंसान के क्रिएशन पे है, किसी कम्युनिटी के क्रिएशन पे नहीं है, जो ट्रेडिशन से बहुत समय से चला आ रहा है, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर उस तरीके से ओरली उसको पास किया है, उन सारी चीजों पे हमको नहीं देखने को मिलता है। तो अगर जीआई की बात करें तो कब दिया जाता है, कोई ओरिजिन हो ज्योग्राफी का, वहां से आया हो, या फिर कोई स्टैंडर्ड्स हो, उसी के साथ में कोई उनके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि हाँ ये जो चीज है इसको ऐसे बनाना, ये पैटर्न्स है, उसी के साथ में वो रजिस्टर्ड यूजर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उस एरिया से, एंड देयर आफ्टर ट्रांसफरेबिलिटी उसकी आप देखेंगे तो नहीं है, प्रोहिबिशन है कि कहीं किसी और को नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, उसी रीजन के उसी जो यूजर है वही उसको प्रोड्यूस करेंगे। एंड सिमिलरली जो एनफोर्समेंट की बात आ जाती है कि उसको जो एनफोर्स किया जाएगा वो लोग और गवर्नमेंट उसको एनफोर्स करेंगे, तो ये सारी चीज आ जाती है। कोई जेनेरिक टर्म का यूज नहीं करना चाहिए। ये जीआई के फीचर्स हैं। अगर उसमें आप समझेंगे कि 1999 में ये एक्ट आया था किसी भी प्रोडक्ट को उस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसका ऑपरेशन कहां पे है? सिर्फ इंडिया में है। अब प्राडा तो उस तरीके से बाहर है और वहां पे उस पैटर्न को यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है डिजाइन को, तो वहां पे तो जीआई लगता नहीं है।
तो जो कोल्हापुरी चप्पल है, ये जो नाम है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जीआई का जो ऑपरेशन है बाहर, ये नहीं देखने को मिलेगा। तो जीआई तो इस चीज में फेल हो जाता है। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, आईपी राइट्स की। तो उसके बारे में अगर बात करें तो ये आप समझेंगे इसको कि ना ही प्राडा ने कोई इनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है कि ये इस तरीके से बनता है, उसको यूटिलाइज किया या क्लेम किया है। प्राडा ने सिर्फ डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर उस तरीके से बना के अपना नाम डाल दिया है। उसमें कोई भी ऐसा कानूनी लूपहोल नहीं देखने को मिल रहा है जहां पे प्राडा फंस सकता है। तो देना है तो क्रेडिट दे देगा, वो भी सिर्फ ब्रांड इमेज के लिए और किसी और चीज के लिए नहीं देगा। उसी के साथ में एक अच्छा, जो भी अगर आप देखेंगे कोई भी यूजर होता है और उसको जिस तरीके से कहीं से भी इंस्पिरेशन लेके यूज कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेज करने के साथ साथ में कम से कम आप यूज करें तो पहले परमिशन ले लें, लेकिन ये चीज नहीं देखने को मिलती हमको कल्चरल अप्रोप्रिएशन के केस में। सिमिलरली अगर आप फर्दर देखेंगे तो इतना डिफिकल्ट क्यों है कि ये जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इसको प्रोटेक्ट करना। तो जैसे हमने बात की कि आईपी जो है इंडिविजुअल इनोवेशन पे दिया जाता है, कम्युनिटी या उसके हेरिटेज पे नहीं दिया जाता। तो इससे दिक्कत क्या आती है कि आपको जो आइडेंटिटी, जो भी क्रिएटर है उसको ढूंढना, मतलब किसने क्रिएट किया है, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस नहीं है आपके पास में, और पूरी कम्युनिटी ओरली उस तरीके से लेगेसी में चल रहा है, लेकिन एविडेंस क्या है, वो सारी चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं एविडेंस की कमी की वजह से आईपी इस चीज में फेल कर जाता है। तो कोई आईपी उस तरीके से प्रोटेक्शन भी नहीं है, और बहुत कम समय के लिए आईपी प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये सारे चीज तो आप देखेंगे लेगेसी का पार्ट है, इसको तो परपेचुअल प्रोटेक्शन चाहिए, तो आईपी में कैसे कवर किया जाएगा। तो उसी वजह से ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, और कोई बाइंडिंग फ्रेमवर्क नहीं है। आप देखेंगे लीगल ग्रे जोन में आ जाता है, कुछ भी उस तरीके से प्राडा फंस जाए ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, या कोई और फर्म फंस जाए ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये बात हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, प्रोटेक्टेड नाम का यूज नहीं करेंगे, मतलब प्राडा कोल्हापुरी चप्पल ये जो नाम है ये यूज नहीं किया उन्होंने, ऑब्वियसली अपने ब्रांड से उस तरीके से उसको बेच रहे हैं, तो वहां पे ये फंसने वाली बात नहीं आती है। उसी के साथ में अगर आप फर्दर देखेंगे तो एसिमेट्री हो जाता है इसमें, मतलब कि ना आर्टिसन के पास में कोई एक्सेस है, ना उनके पास मार्केटिंग के टूल है, तो उसकी वजह से वो कमजोर हो जाते हैं। तो इस वजह से आसान होता है इन सारी फर्म्स के लिए इसको यूटिलाइज करना और एक्सप्लॉइट करना। फर्दर अगर आप देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा इन फर्म्स ने एक तरीके से एक्सप्लॉइट ही किया है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहां पे इन्होंने कोलैबोरेट किया है और कल्चरल अप्रोप्रिएशन है इसको गलत प्रूव किया है। तो अगर ऐसे इंस्टेंसेस आप देखेंगे तो इंडियन जो साड़ी है उसको उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और ये कोलैबोरेशन हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली जो हर्म्स है इनके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो इंडियन आर्टिसंस के साथ में जो कोलैबोरेशन ये देखने को मिलता है, मतलब ये हर्म्स का स्टोर है, यहाँ पे ये जो मोटिव देखने को मिल रहा है ये इंडियन आर्टिसन ने बनाया है, वो उस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो इसका सेलिब्रेशन हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो लेवी का जो खादी डेनिम एक्सपेरिमेंट था जिसमें खादी को यूज किया गया था ये वाले प्रोडक्ट में, ये भी है। तो दिस ऑल आर पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन, जिसमें जो भी क्रिएटर है उसको कुछ ना कुछ आप देखेंगे कॉम्पनसेशन या क्रेडिट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में आप बर्बरी की बात करें या फिर लुई विटॉन की बात करें, इंटरनेशनली ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिया से कोलैबोरेट कर वो सारी चीज को अपने जो मोटिव्स हैं डिजाइन से उसमें यूज किया है। अगर आप देखेंगे कि बर्बरी ने महेश्वरी सिल्क को यूज किया था अपने इस डिजाइन में, सिमिलरली लुई विटॉन ने आप देखेंगे बनारसी सिल्क को इस्तेमाल किया है, सिमिलरली टॉट्स को देखेंगे तो कांचीपुरम सिल्क को इस तरीके से इस पर्स के अंदर, इस बैग के अंदर यूज किया गया है। सिमिलरली एट्रो की बात करेंगे तो इन्होंने पोचमपल्ली इकत कॉटन जो है उसी के साथ में जो खादी है इसका यूटिलाइज किया गया है। मतलब ये चीज तो हमको देखने को मिल रहा है, और सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं है। अगर आप देखें क्रिस्टियन डियोर ने कोलैबोरेट किया मैक्सिकन आर्टिस्ट के साथ में, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब देयर आर ब्रांड्स एंड देयर आर टाइम्स व्हेन दे स्टील कल्चरल अप्रोप्रिएशन देखने को मिलता है, लेकिन देयर आर टाइम्स एंड देयर आर ब्रांड्स जहां पे कल्चरल अप्रोप्रिएशन देखने को नहीं मिलता है, कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। और ये जो फेज है ना ये बहुत कम है, इसको हमको बड़ा करना है, कोलैबोरेशन वाली चीजें लानी है हमको। तो इसी वजह से समझ में आता है कि अब इन्होंने कोलैबोरेट किया था तो किया क्यों था, क्या रीजन था, क्या मतलब दया भाव से कर दिया या कोई और रीजन थे। अगर उसको समझते हैं सबसे पहले समझ में आता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत के अंदर एक्ट है, सीएसआर एक्ट 2013 में लाया गया था कि कोई भी कंपनी अगर भारत से मुनाफा कमा रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इन सारी चीजों पर ध्यान दे, और उसमें भी कुछ अपना जो फंड है, जो भी प्रॉफिट है वहां पर इस्तेमाल करे, और इंडिया में जो भी एक तरीके से जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें उसका कुछ योगदान होना चाहिए। मतलब अगर आप इंडिया से प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सोशल कॉज के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करें। तो वो रीजन की वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट कोलैबोरेट करती है, फैशन ब्रांड्स हर्म्स इनके साथ कोलैबोरेट करती है, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इस तरीके से ये सेटअप हमको देखने को मिलता है, राइट। इस तरीके से ये प्रमोशन को देखने को मिलता है। तो ये जो उनका ब्रांड एथिक्स है उसके सारी चीजों के अंदर आ जाता है कि अच्छा सीएसआर है तो उस वजह से कर दिया है, वो चीज देखने को मिलती है। सिमिलरली कंज्यूमर अवेयरनेस की भी बात आ जाती है कि कोई भी वो ब्रांड्स भी दिखती है सारी रिपोर्ट्स को कि 94% जो भी कंज्यूमर है ये उस ब्रांड को ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है अगर उन्हें पता है कि एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट और उसको डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन देखने को मिल जाता है कि ब्रांड उस तरीके से ये डेटा को फॉलो कर रही है, उनको ये सारी चीज पता है, तो ये रीजन आ जाता है। सिमिलरली हमको देखने को मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म्स है,
हमने कहा कि यार कोई बाइंडिंग नहीं है, वो चीज़ है, लेकिन कुछ नॉर्म्स है, उसको फॉलो करना, उसकी गाइडलाइंस को देखना जरूरी हो जाता है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो उसको देखना जरूरी हो जाता है। तो ये रीजन हो जाता है, जैसे आप WTO की बात करें, विपो की बात करें, ट्रिप्स की बात करें, पेरिस, मैड्रिड या लिस्बन एग्रीमेंट की बात करें, ये सारे उस चीज़ में फॉल करते हैं। फर्दर अगर आप देखेंगे तो रेपुटेशन उनकी रिस्क पे आ जाती है, मतलब ब्रांड का इमेज खराब हो जाएगा, उस तरीके से कोलैबोरेट नहीं करेंगे जैसे प्राडा के साथ होने वाला है, ये सारी कंट्रोवर्सी है। तो ये सारी इनकी सेल्स वॉल्यूम है, ये डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब इस तरीके से देखने को मिलता है कि कोई डोमिनेंट प्लेयर एक तरीके से कॉलोनाइज जो वर्ल्ड है, उसकी जो कंट्रीज है, उसके जो पीपल है, जो आर्टिसंस है, उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। हर कोई प्रोटेस्ट करेगा उस चीज में, ये चीज देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ में हमको देखने को मिलता है कि ये जो एस्पेक्ट्स है, ये सारे हमने देखे। अब इसके बाद में बात आती है कि यार वे अहेड क्या है, लाइक व्हाट इज द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले ये जो कल्चरल हेरिटेज है, अगर ये कल्चरल हेरिटेज को आप हटा देते कम्युनिटी के साथ में, ये कम्युनिटी है, ये इनका कल्चरल हेरिटेज है, तौर तरीका, जिस तरीके से कोल्हापुरी चप्पल बन रहा है और जो बाकी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये सारा जो कल्चरल हेरिटेज है, अगर इसको अलग कर देते हैं तो ये जो ब्रांड्स हैं ये अपने फायदे के लिए इसको यूज करेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे। तो ये जो चीज है ये दिक्कत वाली है। उसी के साथ में कैसे इसको डिस्करेज किया जाए कि ब्रांड ये चीज ना करें, तो कुछ कंट्रीज है जो स्पेसिफिक लॉज ला रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए। इस पे कानून नहीं है, इस पे लाना जरूरी है, कुछ कंट्रीज उस पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो एक इंडिविजुअल पे लेवल पे अगर कोई भी आर्टिसन है या जो भी ग्रुप है, उनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए लोकल और नेशनल लेवल पे उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको, और मॉरल और इकोनॉमिक राइट्स को उस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा GI टैग है, वो सारी चीजें उसको आगे रखना चाहिए। सिमिलरली वीपो जो है, वर्ल्ड अगर आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रहा है और उस चीज पे डॉक्यूमेंट कर रहा है, उस पे सारी चीजें काम हो रही है। तो ये बात हो जाता है। तो इंटरनेशनल GI सिर्फ कंट्री में ही रिकॉग्नाइज्ड है, इंडिया में ही रिकॉग्नाइज्ड है, बाहर नहीं है, तो उसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जरूरी हो जाता है। WTO के थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट, इंडिया और EU के एग्रीमेंट होने चाहिए, ताकि इटली इस तरीके से ये सारी चीजें ना करे, उसमें जो रेसिप्रोकल बेसिस पे वो चीजें होनी चाहिए। एंड उसी के साथ में ग्लोबल IP एडवोकेसी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी जाए ग्लोबल लेवल पे, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में सारी कंट्रीज उस तरीके से वॉर पे एकजुट हो जाते हैं कि ये कंट्री इस पे डिक्लेयर कर रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सेम चीज इस पे भी तो जरूरी है, कल्चर का पार्ट है, आर्ट का एक्सप्रेशन है, बहुत जरूरी है, तो ये चीज होना जरूरी है। एंड उसी के साथ में जो भी आर्टिसंस है इनको एम्पावर करना और एक्सपोर्ट्स के जो हब्स हैं इनको डेवलप करना, ताकि ये अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर पाए और अच्छा खासा जो भी क्रेडिट है, जो कॉम्पनसेशन है वो उनको मिल पाए, रेम्यूनरेशन मिल पाए, उनके एफर्ट्स जो है, उनकी जो लेगेसी चल रही है उसको वो कंटिन्यू कर पाए। ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में एथिकल लेवल पे कोलैबोरेशन होना चाहिए, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा, यूपी ने जिस तरीके से हम्स के साथ किया, ये सारे एग्जाम्पल्स में देखा कि कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ में कल्चरल जो हमारा डिप्लोमेसी है, अगर उसको देखिए टूरिज्म या आर्ट्स एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसकी वजह से ये जो ब्रांड बिल्डिंग होगा ये सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगा इंडिया के जो भी आर्टिसन है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया की आर्टिसन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बढ़ चढ़कर बताने के लिए, और उसकी जो भी वैल्यूएबल चीजें, ताकि बाकी जो कंट्रीज हैं उसको अडॉप्ट करें, लेकिन जो रेस्पेक्ट है वो भी जरूर मिले। तो कंक्लूजन में ये बात आ जाती है कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर अस कि जो भी कल्चरल वेल्थ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसको रोकना जरूरी है, और हमारा जो सॉफ्ट पावर है कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर एक जो इक्विटेबल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है इसको डेवलप करना जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से हर कोई अपने राइट्स को एक्सेस कर पाएगा और कहीं ना कहीं इंश्योर कर पाएगा कि हर आर्टिसन जिस तरीके से जो भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है वो 500 रुपये या 1000 रुपये में ना बेचता रह जाए, और जो बड़े ब्रांड्स हैं उसको 1.5-2 लाख में ना बेचते रह जाए, और उस तरीके से अपना मुनाफा ना बनाते रह जाए। तो ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ में आपको मैड लाइव उस तरीके से टेलीग्राम पे जाना है, मैड लाइव लिखना है, वहां पे उस तरीके से आपको ये चैनल दिखेगा, इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनर शॉर्ट्स, यूपीएससी के रिलेटेड जो भी नोट्स है, PYQ आंसर राइटिंग है, जो भी करंट अफेयर का एनालिसिस है, न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, उसके साथ में इंटरव्यू स्ट्रैटेजी, जो भी चीजें होगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सारी चीजें आपको कवर कराई जाएगी। ऑप्शनल कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, प्लान भी क्या होना चाहिए, इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, ये सारी चीजों को कवर किया जाएगा। तो अपने डाउट्स आप यहाँ पूछ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारे वीडियोस वगैरह यहाँ शेयर किए जाएंगे। उसी के साथ आप ये जो QR है इसको स्कैन कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बात हो जाती है। उसी के साथ में अगर आप 2028 के IAS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर स्टडी IQ आरंभ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारे वीडियोस उस तरीके से पॉपुलेट कर दिए गए। तो अगर 2028 में IAS की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, या आपके फ्रेंड्स या फेलोज में कोई है, तो उनके साथ जरूर शेयर करें। सो आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज सो दैट दे कैन आल्सो फाइंड वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।